नमस्कार, मैं सुख विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग अवहट के बारे में पढ़ेंगे। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए अवहट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में बिहार के मिथिला निवासी ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। वर्ण रत्नाकर की रचना 1325 ईस्वी में की गई और इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जो सबसे पहले उन्होंने अवहट शब्द का प्रयोग किया है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपभ्रंश के लिए अवहट शब्द का प्रयोग किया है। अवहट संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। अपभ्रंश की तरह अवहट को भी भ्रष्ट भाषा कहा गया। तो प्रश्न है कि भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत होकर यानी बिगड़कर बने हो, उसे ही भ्रष्ट भाषा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार संस्कृत से अपभ्रंश से अवहट का निर्माण हुआ है और उसके मानक रूप में विकृत हुआ है। अवहट की परिभाषा क्या है? शौरसेनी यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे अवहट कहा जाता है। यानी अपभ्रंश में देसी बोलियों का मिश्रण हुआ है, जिसके कारण अवहट का भाषा का निर्माण हुआ। अवहट भाषा में लिखित पुस्तक हैं संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान, बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार दामोदर शर्मा। उनकी एक और रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिनके रचनाकार दामोदर शर्मा है। राउर बेला के रचनाकार अरोड़ा हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। इन ग्रंथों में अवहट को अवहंस, अवहथ, अवहट्ठ, अवहट कहा गया है। विद्यापति ने अपने कीर्तिलता में अवहट को अवहट्टा कहा है। उन्होंने अवहट भाषा को देसील बाणा कहा है। देसील बाणा का मतलब है देसी बोली यानी देसी वाणी, जिसे सब जन मिठा यानी यह सभी लोगों को मीठा लगता है, इसीलिए वैसे ही अवहट में लिखता हूँ। विद्यापति ने अवहट के बारे में लिखा। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट भाषा का काल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अवहट भाषा का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी में अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप के लिए अवहट का प्रयोग किया जाता है और इस काल के रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को समानार्थी माना है, पर्यायवाची माना है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? तो अवहट है। अवहट अपभ्रंश का शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। इसे मैथिल अपभ्रंश भी कहते हैं। संक्रांतिकालीन भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था और पिंगल की भाषा भी कहा जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर नामवर सिंह ने अवहट को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना है। सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अवहट जो है अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी माना है। इसी कारण इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है। अवहट को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल संस्कृतयायन ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल संस्कृतयायन के अनुसार अवहट क्या है? यह पुरानी हिंदी है। इसे परिनिष्ठित यानी अप्रूव्ड अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट उत्तर भारत में राजस्थान से असम तक काव्य भाषा का स्थान ग्रहण कर चुका था। स्थान की दृष्टि से अवहट के 3 भेद हैं: पश्चिमी अवहट, मध्य देशी अवहट और
पूर्वी अवहट। इसके बाद पढ़ते हैं अवहट की शाब्दिक विशेषताएं क्या है। अपभ्रंश की सभी स्वर ध्वनियाँ अवहट में विद्यमान है। अवहट में दो अतिरिक्त ध्वनि ऐ और औ मिलती हैं। अपभ्रंश में ऐ और औ नहीं है। अपभ्रंश के व्यंजन के अतिरिक्त ड़ और ह दो नए व्यंजन अवहट में अपनाए गए हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ लगाने की प्रवृत्ति के स्थान पर अ का प्रयोग होने लगा। जैसे भिक्षा है तो यहाँ पर आकारांत है तो क्या हो गया, यहाँ पर भीख हो गया अवहट में। शिक्षा है, यहाँ भी आकारांत है, स्त्रीलिंग है दोनों शब्द, तो यहाँ पर सीख हो गया, आकारांत हो गया। इसके बाद दूसरी विशेषता है क्षतिपूरक दीर्घीकरण की सरलता की प्रवृत्ति अवहट में दिखाई देती है, जिसमें द्वितीयकरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिली। संस्कृत के ये सारे शब्द हैं हस्त, तो अपभ्रंश में क्या हुआ, यहाँ पर यह जो है हत हो गया और संस्कृत से विकृत होकर के, मानक रूप से विकृत होकर के हत हो गया अपभ्रंश, और यहाँ पर हथ से क्या हो गया, हाथ हो गया। इसके बाद है कर्म। कर्म से क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ है, द्वितीयकरण हुआ है, माँ दो बार आया है और इसके बाद अपभ्रंश का कम है और अवहट में क्या हो गया, एक काम हो गया। अवहट की अगली विशेषता है अवहट में स्वर गुच्छों में संधि यानी संकोच की प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ती है। इसी उदाहरण से समझते हैं। संस्कृत है, यह द्वित्वकार है, तो द्वित्वकार से क्या हुआ, यहाँ पर ये जुआर हो गया, यानी यहाँ पर जो है यह स्वर जो गुच्छ है अवहट में क्या हो गया, यह संकुचित हो गया। अ और आ से क्या हो गया, यहाँ पर आ हो गया, जुआर हो गया। और अंधकार से क्या हुआ, अंधआर हुआ अपभ्रंश में, और ये आ का इसमें योग हो गया, संधि हो गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, अंधार हो गया। उपवास संस्कृत का शब्द है, अपभ्रंश में उपआस कहा जाता है, और स्वरों का संकोच होने के कारण उपआ से क्या हो गया, उपास हो गया अवहट। इसके बाद पढ़ते हैं अवहट की व्याकरणिक विशेषताएं। पेपर 1 की तैयारी के लिए व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अपभ्रंश की तरह अवहट में भी दो लिंग थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। विभक्तियों के लोप होने की प्रवृत्ति अवहट में अधिक हो गई थी। अपभ्रंश के समान अवहट में भी दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। इस भाषा में देशज शब्दों के प्रयोग अधिक होने लगे। अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों को अपनाया जाने लगा। सहायक क्रिया का प्रयोग अवहट में अधिक विस्तृत हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिंगल भाषा के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार उत्पत्ति हुई है, या झारखंड सचिवालय JSSC सीजीएल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिंगल। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।